नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद के ऊपर। ये नक्सलवाद जिसने किसी समय पूरी सरकार को हिला कर रख दिया था। आए दिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ करते थे और हमारे मासूम जनजातीय जो हमारे गाँवों में रहते थे लोग, जनजाति लोग थे, उनको मारते रहते थे। लेकिन आज भारत सरकार और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ईमानदार कोशिश के कारण नक्सलवाद घुटने पर आने लग गया है। अब हम इस वीडियो में ये जरूर जानेंगे कि नक्सलवादियों का नाम नक्सलवाद कैसे पड़ा और इनकी क्या विचारधारा थी और सरकार ने इनको कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अगर हम आगे बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है। ये भारत के मैप में ये देखिए वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में एक गांव था नक्सलवाड़ी। ये जो गांव था नक्सलवाड़ी, यहाँ पे एक समय ऐसा था जब ये 1967 के आसपास का समय था। वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह किसने किया था? किसानों ने किया था। और किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। जमींदार के खिलाफ विद्रोह करने का इनका मेन कारण ये था कि कुछ देखिए क्या होता है कि जैसे गाँव होता है, वहाँ पे कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो अपने हिसाब से नियम कानून चलाते हैं, वो अपनी ही चीज़ें चलाते हैं। अब जो किसान थे उनके पास ज़मीनें कम थी, खाने पीने के संसाधन कम थे, तो क्या होता था कि जो उनसे भी ऊंचे दर्जे के जमींदार होते थे, जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीनें होती, अपनी तरीके का नियम कानून चलाने लगते थे। कम पैसा देना या उनका शोषण करना, जिस कारण से वहाँ पे विद्रोह हुआ। और वो विद्रोह इतना भयानक होता चला गया धीरे धीरे कि वो विद्रोह सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। और सशस्त्र विद्रोह में बदलने के बाद ये हिंसा का रूप लिया। और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि जंगलों में या कहीं पे छुप जाइए, छुप करके आप पीछे से हमला करिए। और इस प्रकार की लड़ाई में ये उतरने लग गए। और ये लड़ाई में उतरने के साथ साथ ये धीरे धीरे इनकी मानसिकता ऐसी हो गई, ये माओवाद से जुड़ने लगे और ये पूरी भारत सरकार और वहाँ की रहने वाली सारी सरकारों का भी विरोध करने लगे। विरोध करते करते अगर हम बात करें तो नक्सलवाद जो विरोध हुआ, तो इसका कारण क्या था? ऐसा क्या कारण था कि नक्सलवाद बढ़ा? तो हमने अभी आपको बताया ना, भूमिहीनता और शोषण। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे जमींदारों की जमींदारी बढ़ जाएगी, उनकी मतलब एक तरीके से शोषण वो लोग करने लगेंगे लोगों का। ज़बरदस्ती साहूकार जो कि उनको मतलब कर्जे पे मान लीजिए पैसा दे रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में ब्याज वसूल रहे हैं, या कोई भी तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट उनको प्रदान कर रही है उसमें बिचौलिए आ रहे हैं, पूरा पैसा खा जा रहे हैं। इस तरीके के कारण इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे तबके के लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परेशान हो जाएंगे। उसमें दूसरा कारण था गरीबी और अल्प विकास। अब गरीबी और अल्प विकास का मतलब है, जैसे गांव में कोई लोग रह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई अगर बीमार ही हो जाता है, अगर वहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल भी नहीं है तो आदमी कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएगा? जब स्कूल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ नहीं पाएंगे, रोजगार नहीं है, बड़े बूढ़े सब बैठ के खाली मतलब एक तरीके से अपने घर ही में बैठे पूरा दिन काट रहे हैं। खाने 2 टाइम की रोटी उनका की व्यवस्था करना इतना उनके लिए कठिन काम है, तो वो रोजगार उनको लिए नहीं मिल पा रहा था। अब अगर हम बात करें जनजातीय अलगाव, अब इसमें देखिए सरकार की गलती थी। इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जैसे क्या होता है कि जनजातीय इलाके वो इलाके होते हैं जहाँ हम आप तो शहर में रह रहे हैं, हम आपसे बहुत दूर पहाड़ों में, जंगलों में, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सब जगह पे जो जंगल एरिया हुआ करते थे, तो क्या हुआ करते हैं वहाँ पर क्या नाम है, जनजातीय लोग रहते हैं। वो हम आप जैसे ही होते हैं, पर वो अपने जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं। उन जंगलों में जब धरती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कोयला होता है, इन सब तरीके के ठेका जो होता है, औद्योगिक और खनन परियोजनाएं जो होती हैं कंपनियों को दे दिया जाता है। और वहाँ वो लोग क्या होता है, भरपूर तरीके का शोषण करते हैं, जंगल की कटाई करते हैं, वहाँ अपनी कंपनियां लगा देते हैं, माइनिंग करते हैं पूरी तरीके से। और क्या होता है, इनको अपने स्थान से छोड़कर भागना पड़ता है। अब इनके लिए पुनर्वास मतलब इनको कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं होता। बस कंपनियां आई तो इनको बोला गया हटिए, अपने दूसरे स्थान पर जाइए। जब इस तरीके के होते, जाहिर सी बात है लोगों में उग्रता की भावना तो आएगी ही। अब अगर हम बात करें कि राज्य की उपेक्षा और हिंसा, राज्य की उपेक्षा और हिंसा की बात क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे किसी ने कोई आवाज़ उठाई, गाँव में है, अपने इलाके में वो लोग रह रहे हैं और किसी प्रकार को कोई बात हो गई या किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गई, तो कई सारे ऐसे मामले देखे गए जिसमें पुलिस आई है, उनको हिरासत में लेके चली गई है। कभी कभी उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है और कभी कभी उसे हिरासत में उनकी मृत्यु भी हो गई है। और यही सब कारण जितने मैंने बताए हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से ये लोग मुख्य धारा से हट करके नक्सल की विचारधारा में जुड़ने लगे और इन्होंने बंदूक का सहारा लेना चुना, ना कि कलम का सहारा। अब इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो ये देखिए बंदूक, कैसी कैसी बंदूकें नक्सलियाँ इस्तेमाल करते थे। देखिए कभी किसी ने हमारे
सुरक्षा एजेंसियों ने जो पकड़ा था उसी में से ये बंदूक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके की बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो ऐसे तरीके की बंदूक यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसे तरीके के बंदूक सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब इनको किसी तरीके का पैसा, किसी तरीके का कोई भारी मदद पहुंचाई जा रही है। और ये भारी मदद ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये अपने पैसे से कर रहे हैं, अपने पैसे से नहीं कर रहे हैं, इनको बाहरी शक्तियाँ, बाहरी देश इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। बाहरी देश मदद कैसे कर रहे हैं? जैसे अर्बन नक्सल्स का आपने नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में हमारे यहाँ बैठते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं और अपनी विचारधारा को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हम आप तक पहुँचाते हैं, जिससे इनको बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग होती है। और उन फंडिंगों का इस्तेमाल ये लोग इनको ऐसे बंदूकें उपलब्ध कराते हैं और बंदूकें उपलब्ध कराकर आगे युद्ध जैसे हालात उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और सरकार से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो ये देखिए, ये रेड कॉरिडोर है। रेड कॉरिडोर क्या है? ये देखिए इतना बड़ा रेड कॉरिडोर। एक छोटी सी घटना हुई थी जो कि नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल के इस इलाके में, वह बढ़ते बढ़ते भारत के लगभग इतने क्षेत्रों में पहुंच गया जहां पे होता बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इन सब क्षेत्रों में कुछ हिस्से केरल के भी थे और कुछ हिस्से महाराष्ट्र के भी थे और मध्य प्रदेश के, जिसमें ये नक्सली पूरी तरीके से फैल गए थे। और ये क्या होता था, कहीं से भी हमला करते, मान ली बिहार के या झारखंड के किसी इलाके में इन्होंने हमारी सेना पे या हमारे जनजातीय इलाकों में हमला किया, जब हमारे वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पहुंची उनको बचाने के लिए, सब करने के लिए, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते थे। दूसरे राज्य में सिक्योरिटी फोर्सेज जा रही तो तीसरे राज्य में भाग जाते। इस तरीके से ये सीमा पार कर जाते थे। तो क्या होता था, हर सिक्योरिटी फोर्स की अपनी एक सीमा होती है कि हाँ इस सीमा के बियॉन्ड ये आगे नहीं जा सकते थे। कुछ ऐसी नीतियाँ 2014 के पहले हुआ करती थी, जिसका ये फायदा उठा रहे थे और पूर्ण तरीके से क्या नाम है, ये हमला करते थे और अपना एक छत्र राज चला रहे थे। एक तरफ भारत का संविधान था, एक तरफ लोकतंत्र था और एक तरफ इनकी अपनी विचारधारा थी जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे थे। और इनका कहना यह था कि हम जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं। ये क्या करते थे कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही उसके लिए लड़ रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली उसके लिए लड़ रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने जंगल के लिए लड़ रहे हैं। अब जंगल की लड़ाई क्या आप सशस्त्र हिंसा से करेंगे कि जबरन वसूली करेंगे? ये सशस्त्र हिंसा करने लग गए थे, जबरन वसूली करने लग गए थे, बुनियादी ढांचा को नष्ट करना और बच्चों और आम नागरिकों की भर्ती शामिल हो गई थी। मतलब कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे देखिए क्या होता था कि पूरा स्टेट में कब्जा नहीं था, जहाँ जंगल एरिया हर जगह जाते थे और वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे उनको भड़काते थे और भड़काने के बाद क्या होता था, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे और ये इस काम में सफल भी हुए। सफल क्या हुआ कि इनको लोकल सपोर्ट मिलने लग गया। जब लोकल सपोर्ट मिलने लग गया तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करने पड़ गया, उनके यहाँ की सरकारों को भी सामना करना पड़ा। अब अगर हम आगे देखें तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, ऐसे ही बच्चे, इन सब को क्या नाम है, ये पूरी फुल ऑन ड्रेस दी जाती थी, बंदूकें दी जाती थी, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती थी। और ट्रेनिंग कैंप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ऐसा कुछ ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। ये देखिए ट्रेनिंग कैंप है इनका, जिसमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेते थे, कैसे लड़ाई की जाती है, कैसे गोरिल्ला युद्ध लड़ा जाता है। अगर कोई गांव में अर्धसैनिक बल आ रहे हैं लड़ने के लिए, कोई या गांव वालों की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो ये पेड़ों पे छुप जाना या अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालना और एक दूसरे को सिग्नल दे देना कि हाँ आगे खतरा है या ऐसे किसी स्थिति से आपको लड़ने के लिए क्या करना है। इन पूरी तरीकों को इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये कोई और नहीं, हमारे ही अपने भाई लोग हैं जो जनजातीय लोग हैं, जिनको इन लोगों ने एक तरीके से बरगला दिया और इनको हथियार उठाने पे भी मजबूर करा। अगर ये हथियार ना उठाते तो ये सरकार से फंसते, क्योंकि ये अगर ये सरकार की तरफ जा रहे हैं तो इनको नक्सली मार देंगे और नक्सली की तरफ जा रहे हैं तो सरकार मार देगी। सरकार क्यों मार देगी कि अगर आप बंदूक से हमारे क्या नाम है सेना के वो अर्धसैनिक बलों से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा में वो भी तो गोली बंदूक चलाएंगे और क्या नाम है जब गोलियाँ चलेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा। अगर हम आगे और देखें तो ये देखिए क्या नाम है, इनका क्या कहना था, जो हमने आपको भी बताया था मूलभूत ढांचों पर अटैक करते थे। जैसे सड़क है, देखिए सड़क आ रही है ये पूरी, ये सड़क जो है कि किसी मेन शहर से ये आदिवासी इलाकों को जोड़ने का काम करती है। तो अब ये इसके पूरी सड़क को आईईडी लगा के उड़ा देते थे। अब देखिए सेना की ये बस है जो जा रही होगी अपने किसी मतलब इन्हीं इलाकों में, जब सेना जब रह रही भाई नक्सलियों से लड़ने के लिए और आदिवासी की सुरक्षा करने के लिए जब सेना रह रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उनकी सुरक्षा करना सब काम था। तो उसी में जब ये बस जा रही थी तो उसको भी इन्होंने आईईडी लगा के मार दिया था, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा जवानों को भी चोटें आई थी और कई सारे लोगों की शहीद भी हो गए थे। अब अगर इसमें आगे हम बात करें तो आप ये देखेंगे
कि ये देखिए रोड है, यहाँ पे हमारे सेना के जवान जो पैदल जा रहे हैं, ये पैदल जाने का मेन कारण जानते क्या है कि ये नक्सली कभी भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रोड बने, स्कूल बने, पुलिस चौकी बने या मोबाइल आए, कुछ भी। क्यों? क्योंकि इनका एक मानना यह था कि अगर ये इस तरीके की कोई भी मूलभूत सुविधा पहुँच जाएगी और गाँव में लोगों का मोबाइल हो जाएगा या सड़क हो जाएगी तो लोग मुख्य धारा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अब ये नक्सलियों के बात को मानने से इनकार भी करने लग जाएंगे। क्योंकि क्या होता था, अगर मान लीजिए कि नक्सली किसी जगह कैंप लगाकर बैठे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं और गांव वालों को उसमें ज्वाइनिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमारे सेना को इंटेलिजेंस मिल जाए और हमारे अर्धसैनिक बल अगर वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच के उनको हमला कर सकते हैं, तभी ये लोग क्या करते हैं कि रोडों को ही तोड़ देते हैं, रोड को तोड़ देंगे। और उसके बाद अगर हमारे सैनिक पैदल जा रहे हैं, ये जो जंगल आपको जितना शांत दिख रहा है, ये इतना शांत जंगल नहीं है, क्योंकि ये जगह जगह पे रोडों के नीचे आईईडी लगा देते थे। हमारे सेना के जवान जा रहे हैं, एम्बुश लगा देते थे कि इनका पैर किसी गड्ढे में जाके फंस जाए या कुछ तार बांध देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये सेना के जवान का एक तार लगेगा, आईईडी ब्लास्ट होगी, इसमें कई सारे सैनिक हमारे शहीद भी हो सकते हैं। इन सब तरीकों का ये काम करते थे ताकि क्या नाम है, सेना के पास पकड़ हमारे इनके ऊपर ना बन पाए, सरकार की मूलभूत ढांचा ही इनके तक पहुंच पाए और आदिवासियों का सपोर्ट जो है इनको मिल रहा है, ये पूरी तरीके से उसको बना करके रखें। अब अगर हम आगे और देखें तो भारत सरकार जब इतना ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में दृढ़ता पूर्वक कार्य कर रही है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये ऐसा संकल्प हमारे गृह मंत्री जी ने लिया है और जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। ये द इकोनॉमिक टाइम्स में देखिए, ये सारी न्यूज़ नक्सल के ऊपर ही है, जिसमें क्या हुआ कि देखिए बीजापुर, ये छत्तीसगढ़ में बीजापुर है, जो नक्सलियों का एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया माना जाता था, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था। वहाँ पे हमने क्या है, 2 न्यू सिक्योरिटी कैंप लगाए हैं। सिक्योरिटी कैंप लगाए, इतनी बड़ी खबर क्यों बनी है, इसका रीज़न ये है कि नक्सली लोग कभी भी गाँव में सिक्योरिटी कैंप नहीं लगाने देते थे। अगर इन नक्सलियों को पता चल जाए कि फला जगह पर सिक्योरिटी कैंप लगा हुआ है तो ये लोग घात लगाकर हमला करते थे और उसके बाद हमला करके सिक्योरिटी कैंप को पूरा नष्ट कर देते थे। जो हमारे जवान होते थे उनको किसी को बंधक बना लेते थे, किडनैप कर लेते थे, सरकार से नेगोशिएट करने की बात करते थे और उसी के साथ साथ पूरे गांव, अगर सरकार का सपोर्ट किसी भी गांव ने, किसी व्यक्ति ने कर दिया तो पूरे गांव को मार देते थे। इस तरीके का इन्होंने दुराचारी और इस तरीके का क्या नाम है, हिंसा का काम किया है। अब अगर आगे देखें तो आप ये देखेंगे 2 नक्सली को मार दिया गया, 10 नक्सलियों को मार दिया गया, 16 नक्सली मार दिए। सारी खबर क्या है, 11 सितंबर 2025, 13 सितंबर 2025 लगातार एनकाउंटर चल रहा है, लगातार हमारी फोर्सेज लड़ रही हैं और लड़ने के साथ साथ इनको मारते चली जा रही हैं, जिससे नक्सली घुटने टेकने को भी मजबूर हो रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो ये देखिए क्या नाम है, 2025 साल 2025 में जितनी भी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई ये हुई है, जनवरी 5 से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक का मैं डेटा सिर्फ इस साल का अगर मैं आपको दूं तो इसमें देखिए 1 करोड़ के नामी, 1.5 करोड़ के नामी, ये सब जानते क्या है। देखिए बीजापुर में और यहाँ पे 30 नक्सली मारे गए, 31 नक्सली ढेर हुई, ये जानते क्या है कि जो 1 करोड़ के नामी मतलब क्या होता है, इनमें क्या होता है, कमांडर चलते हैं। जैसे अपनी सेना में ऐसे पोस्ट होती ना कि फला पोस्ट में अधिकारी है, ये ऐसे हैं, ये इनको पूरी लीड कर रहे हैं, ये इन तरीके से काम करते हैं। एक पूरे व्यवस्थित ढंग, इनकी पूरे एक सिस्टम था, सिस्टम में एक फोर्स होगा तो ये यूनिट होगा, इसका हेड होगा, ये पूरा इस प्रदेश को देख रहा होगा, ये इस जिले को देख रहा होगा, ये इस पूरे राज्य का कमान संभालेगा। इस तरीके से क्या नाम है ये लोग काम करते थे, जिसमें इनको बहुत बड़ी चोट पहुंची क्योंकि इनके सीनियर लीडर को ही हमारे अर्धसैनिक बल मार दे रहे हैं। अब अगर हम आगे देखें तो हमारा ये देखिए जो ये लड़ाई के दौरान देखिए क्या है, ये जो भी हैं नक्सली जिनको मारा है हमारी सेना के अर्धसैनिक बलों ने, इसमें देखिए क्या है कि हैं तो ये हमारे अपने लोग ही, लेकिन सिर्फ विचारधारा का अंतर था कि इन्होंने बंदूक के माध्यम से सरकार से अपनी बात कही। अगर ये बंदूक के माध्यम से ना करके शांतिपूर्ण ढंग से कहते तो शायद ये ऐसी स्थिति ना होती। अब लेकिन सरकार को भी मजबूर होना पड़ा कि वहाँ के जनजातीय लोग जो हैं, वहाँ के गाँव के लोग हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने, उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा काम करना पड़ गया है। अगर ये अब ऐसा काम ना करते तो इनके ऊपर ही हमला होता, हमारे ही लोग शहीद होते। इससे अच्छा कि इनके ऊपर ही हमला करके इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत भयानक समस्या का रूप भारत की आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते चले जा रहे थे।
जिसमें आप ये देखेंगे कि 796 नक्सलियों को मार दिया है और 290 नक्सलियों को रिकॉर्डेड 2024 में केवल मारा है। अब आप देखेंगे 5,978 लोगों को 2024 तक गिरफ्तार किया गया है और जिसमें 7,500 लोगों को सरेंडर कर दिया है। इनके 15 ऐसे लीडर थे जो बड़े बड़े लीडर थे जिनको उड़ा दिया गया है। आपने अभी पीछे देखा ही था कितने बड़े बड़े लीडर, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के इनामियों को सबको निपटाया गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए नक्सलियों को सरेंडर कराया जा रहा है। देखिए ये नक्सली हैं, इनको सबको सरेंडर कहते हैं। हमारे सब सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं। ये देखिए पुलिस सभागार, यहाँ पे जिन भी नक्सलियों ने सरेंडर करते हैं तो उसमें देखिए सबसे बड़ा काम कहता है सरकार क्या कहती है कि जब आप सरेंडर कर रहे हैं, आप मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी आपकी मदद करेंगे। तब उसमें सरकार इनको जेल या कुछ नहीं भेजती है, इनको पूरा प्रयास करती है। इनको जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप देगी या किसी प्रकार का कोई काम सिखाएगी कि आप कुछ काम सीखें ताकि आप रोजगार उत्पन्न कर सकें और खुद भी पैसा कमा सकें और अपने परिवार का भी पेट पाल सकें। क्योंकि देखिए इन्होंने बंदूक चलाई है, बंदूक चलाना इनको सिखा दिया। देखिए 50,000 रुपये की चेक दिया है जो कि गवर्नमेंट ने। अब देखिए बंदूक चलाना अगर इनको सिखा देंगे, किसी प्रकार कोई चीज़ है, अगर बंदूक चलाने से क्या आप पैसा कमाना थोड़ी शिक्षा हुए, आप जबरन वसूली करके पैसा कमा रहे हो और आपको जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, हर तरीके की फंडिंग हो रही, तब आपने जी खा लिया। लेकिन जब आप सरेंडर करोगे तो सरकार का पूर्ण दायित्व बनता है कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। और सरकार इस सारे तरीके का काम कर भी रही है। इस चीज़ में सरकार के काबिल तारीफ है। तभी नक्सली क्या नाम है सरेंडर करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार अपना रुख बदल गई है और पूरी तरीके से मतलब समझ लीजिए एक तरीके से इनको ख़त्म करने पे। अगर आप नहीं मानेंगे बात से तो हम आपको मनाएंगे बंदूक की नोक पे। इस तरीके का काम सरकार ने किया है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये क्या हो गया, हाँ ये देखिए जो अभी मैंने आपको रेड कॉरिडोर दिखाया था, तो इसमें ये हमारा देखिए रेड कॉरिडोर 2024 का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारा जो गृह मंत्रालय का है, उसी से रिपोर्ट है, जिसमें रेड कॉरिडोर जो आपको पूरा इतना बड़ा दिख रहा था उसे अब ख़त्म करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सिर्फ इतना बचा है। ये भी आने वाले समय में 31 मार्च 2026 तक मुझे लगता है ये पूरा भारत हमारा खूबसूरत सा दिखने लग जाएगा। जो अभी थोड़े बहुत ये धब्बे रह गए हैं इनको भी समाप्ति के कगार पर जरूर लेकर जाएंगे। अब बात करें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमारे मूलभूत देखिए ढांचे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ था नक्सली जिनको तोड़ दे रहे थे, उसमें से क्या होता है 11,503 किलोमीटर की 2014 से 2024 तक रोड बनाई है और 2343 मोबाइल टावर लगाए 2G नेटवर्क, ताकि लोग एक दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि आदिवासियों के पास देखिए जब वहाँ टावर नहीं होगा, एक दूसरे की कनेक्टिविटी नहीं होगी, बात नहीं कर सकेंगे तो कैसे उनका काम चलेगा, वो आज के समाज से कैसे जुड़ सकेंगे। अब हम बात करें कि बैंकों की, तो वहाँ पे बैंक की कुछ शाखाएं खोलेंगे जिसमें 1007 शाखाएं और 937 ATM लगाए गए हैं। आप पैसा कमाइए, या मान लीजिए कि देखिए अगर ये शाखाएं क्यों लगाएंगे, तो अगर हम इसको समझें तो देखिए कि सरकार है, जैसे मान लीजिए कि जो लोग मुख्य धारा में वापस आ गए हैं, जो नागरिक हमारे हैं और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, अगर उनको कुछ सरकार पैसा दे रही है तो पैसा क्या होता है डायरेक्ट उनके खाते में आ सकें, यहाँ से ये निकाल सकें और अपने जीवन यापन आसानी से कर सकें। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजुकेशन के लिए देखिए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं, स्कूल्स भी बना रही है सरकार, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, मुख्य धारा में आ सकें। और इसी के साथ अगर हम आगे की पिक्चर देखते हैं तो आगे की पिक्चर अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें एक डेटा ये है कि देखिए जो नक्सली हैं सिविलियंस पर अटैक करते थे। मैंने आपको बताया ना, जो पूरे गाँव को मार देते थे अगर वो सरकार का पक्ष ले लेते थे, तो 2010 में लगभग 720 सिविलियन को मार दिया था, जो वहाँ के आदिवासी नागरिक थे उनको मार दिया था। 2014 आते आते 222 ऐसी घटना हुई और 2024 में 121 मात्र घटना रह गई। हमें उम्मीद है कि 2026 तक ये जीरो के कगार पर भी आ जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, स्कूल है और पंचायत भवन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कैंप हो गए हमारे फोर्सेस के, इन सब पे ये अटैक करते थे। लगभग 2010 में 365 ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, जो कि 2014 में 100 और 2024 में ऐसी 25 घटनाएं ही मात्र कर पा रहे हैं। क्योंकि अब सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है, बात से नहीं मानोगे तो लात से मनवाएंगे, लेकिन मनवा के रहेंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी तरीका का खिलवाड़ हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ही अपने नागरिक हैं। आप नहीं मानेंगे तो हमें अपना रुख बदलना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो ये देखिए बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं, जहाँ पे सरकार ने स्कूल खोला है। इन्हीं बच्चों को मात्र 13 साल 14 साल की उम्र में बच्चों को भड़काते थे, बंदूकें देते थे, ट्रेनिंग कराते थे। सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने इनको कलम दी, किताब दी कि आप पढ़िए, पढ़ के समझदार बनिए,
आगे अपनी ज़िंदगी स्वयं से चलाने के लिए काबिल बनिए। इसलिए अब देखिए दोनों की विचारधारा में भी कितना अंतर है, एक तरफ बंदूक है, एक तरफ कलम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कलम उस बंदूक को ज़रूर से ज़रूर हराएगी। अब आगे की तस्वीर जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, ये पानी की टंकी देख सकते हैं। पानी की टंकी देख रहे हैं तो आपको हमको कितना आसान लगता है ना कि पानी की टंकी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि शहरों में आसमान पे आप देखेंगे तो लगभग हर जगह पानी की टंकियाँ हैं, पूरे फैसिलिटीज़ हैं, टावर हैं, हर तरीके की सुविधा है। लेकिन इन गाँव वालों ने ये सब चीज़ें पहली बार देखी हैं। कई कई जगह पे ये सब अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले आई हैं। ये देखिए लाइटें, बिजली के तार, कि यहाँ पे लाइट जल सके, और मतलब इनके लिए लाइट, सड़क, पानी, ये सब बहुत बड़ी समस्या थी। कई कई किलोमीटर दूर इनको पानी के लिए जाना पड़ता था। सड़क ऐसी कोई थी नहीं, पैदल ही जंगल के रास्ते इनको जाना पड़ता था। कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, पूरा पूरा दिन बीत जाता था इनको एक स्थान से दूसरे स्थान दिखाने और जाने के लिए। तो इनको इन सब तरीके की सुविधा होगी कि ये आराम से पानी पिए, नहाएं, मौज करें पूरा। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये आपको ये पुलिस कैंप दिख रहा है, जिसको देखिए ये 2014 में 66 पुलिस कैंप थे जो बढ़कर 612 हो गए 2024 में। पुलिस कैंप ये नक्सली क्यों नहीं लगाना चाहते थे पता है? जब हमारे जैसे कि कोई नक्सल का कुछ एरिया है, कोई एक गांव है, अगर वहाँ पर पुलिस कैंप लग जाएगा, किसी प्रकार कोई घटना होगी तो क्या होगा, वहाँ के आदिवासी जो रह रहे हैं भाई पुलिस के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और समस्या का वो समाधान कर देगी। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो विचारधारा वो फैला रहे हैं, जो वो सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसके उलट वो सरकार की तरफ आने की पूरी पूरी धारणा हो जाएगी। तो इसीलिए इन पुलिस कैंपों को रहने देते हैं। लेकिन हमारे से जो सरकार है, उनके इतने स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। देखिए टावर भी नया नया लगाया जा रहा है, 2G कनेक्शन इनको दिया जाएगा कि भैया फ़ोन पे बात करो, मौज करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, बंदूक मत उठाओ, पढ़ाई लिखाई करो और अपने देश का सम्मान करो। इन सब तरीक़ों से इनको एक मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं ये जंगल है, जंगल देखने में तो कितना सुंदर लग रहा है कि यहाँ शांतिप्रिय जगह है, और ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं और मशीनों के साथ इतने सारे लोग हैं और रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जितने आसानी से मैंने आपको दिखा दिया, इतना आसान है नहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। एक समय ऐसा था ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस चारों तरफ खड़ी रहती थी और चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े होकर रोड बनवाती थी। आज रोड बनवा के गई है, कल की डेट में यहाँ ID लगा के पूरी पूरी रोड को उड़ा दिया जाता था। इससे पहले मैंने आपको फोटो रोड की उड़ाई हुई दिखाई भी थी, जिस वैसे ही। लेकिन और ये पूरी पूरी गाड़ियों को आके फूंक देते थे, लोगों को मार देते थे, कुछ लोगों को बंधक बना लेते थे, सिक्योरिटी फोर्स पे हमला कर देते थे। अब ये सब चीज़ें आज जो संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, कोबरा कमांडोज हैं, और ये ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश की फोर्स है, इन सब की मदद से ही ये संभव हो पाया है कि इनको हम नतमस्तक कर सकें। इनके पूर्ण मतलब समझ लीजिए कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, इनका काम करना वह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनको इतना दुर्गम स्थान है, यहाँ पे ना कोई मोबाइल की कनेक्टिविटी है, ना यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, हर तरीके का। इनका एक एक कदम इनकी आखिरी सांस हो सकती है, क्योंकि हर जगह वो कहीं भी ज़मीन में बम लगा देते हैं, कहीं पे भी IED ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इन क्षेत्रों में लड़ते हुए और हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें तो ये जो भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, हमारी सेना के जवानों ने जो एक्शन लिया है ना, उसी का ये रिजल्ट है ये। और रिजल्ट क्या है कि ये देखिए, हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये किसी की फोटो लगी हुई है, ये देखिए 15 अगस्त 2025 की डेट दी हुई है, फेसबुक ID दी हुई है और Gmail ID दी हुई है। इस तरीके के सब ID देकर एक लेटर लिखा गया है, और जो ये लेटर लिखा गया है ये छत्तीसगढ़ स्तर की सरकार को अभी मिला है, जिसमें कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है जिससे सरकार को भी शक हो रहा है कि यह सही में यह नक्सलियों के द्वारा ये लेटर भेजा गया है या मतलब फर्जी है या नक्सलियों की कोई एक चाल है। उसमें इन्होंने एक सबसे बड़ा वर्ड यूज़ किया है कि अपने कमांडर को कॉमरेड कहते थे, लेकिन अब उन्होंने कमांडर को कॉमरेड कहने की बजाय इस लेटर में लिखा है जनरल सेक्रेटरी। इस नाम से इन्होंने संबोधित किया है, जो कि एक वर्ड है जो कि सरकार को भी लगा है कि मतलब ये ऐसा कैसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इन्होंने एक घोषणा ये भी की कि ये जो हथियारबंद संघर्ष है इसको अस्थायी रूप से हम त्यागना चाहते हैं। अस्थायी रूप से त्याग कर आगे इन्होंने बोला कि राजनीतिक दल, मतलब क्या कहता है, जिन समस्याओं के लिए जहां तक संभव हो
राजनीतिक दलों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल जैसा चाह रहे हैं उस तरीके का हम काम करेंगे, हमको भी मुख्य धारा में वापस आना है, ऐसा कुछ करके इन्होंने अपनी बात को कहा है। लेकिन सरकार ने जो प्रेस नोट ये भेजी है उसकी सत्यता की जांच करने की मांग की कि हम इसकी सत्यता की पहले पूरी जांच करेंगे, जांच करने के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर हम इसमें देखें, इन्होंने प्रेस नोट में एक सबसे बड़ी बात क्या बोली है कि केंद्र के से सीधी बातचीत की पेशकश की है और बोला है कि केंद्रीय गृह मंत्री और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और उनके साथ ही पूरी बात करेंगे। और बात करने के लिए इन्होंने बोला है कि हमारी जो राय बदल गई है, जो इनकी राय मतलब जैसे कि नक्सलियों की राय बदली है, अब बदलने के बाद इन्होंने कहा कि मैं अपने जितने भी पूरे राज्यों में हर राज्यों में कार्यरत साथी हैं और जेल में बंद लोग हैं उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे 1 महीने का समय दिया जाए। अब 1 महीने का समय मांगने के साथ इन्होंने एक बात और बोली, 1 महीने के लिए औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और तलाशी अभियान अभी बंद कर दीजिए और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जाना चाहिए। अब हम ये बताइए, जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान को इतनी बेतरतीब तरीके से मारना शुरू किया था जो ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा के युद्ध विराम के लिए भारत के पास आया कि हमको भैया माफ़ करो, हमसे हो गई गलती, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो युद्ध विराम वहाँ पे होता है। इजराइल में लड़ाई कर रहा है, गाजा पट्टी में युद्ध विराम की पूरी बात होती है, रशिया यूक्रेन के बीच बात हो रही, वहाँ युद्ध विराम की बात होती है। आप तो हमारे ही देश के नागरिक हो, आपकी विचारधारा सिर्फ बदल गई, आपने शस्त्र के माध्यम से संघर्ष करना सोचा, बातचीत के माध्यम से नहीं, तब आप ये युद्ध विराम का शब्द कहाँ से आपने इस्तेमाल कर लिया है। ये भी अपने आप में एक शब्द उठता है कि युद्ध विराम जैसे या सीज फायर जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए था। अब इस पत्र की सत्यता की जांच होगी और सत्यता की जांच होने के बाद आगे सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या वो नक्सली से बात करते हैं या अपने तलाशी अभियान को जारी रखते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा क्योंकि सरकार ने जो अभियान शुरू किया है ये सही है या गलत है। प्लीज़ अपने विचारों को बताइए और इसी के साथ साथ हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।